हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। हम इस क्लास में स्टडी कर रहे हैं हमारे डीएससी फिजिक्स वेव एंड ऑप्टिक्स, जिसका टाइटल है हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। उसके यूनिट नंबर 2 को हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था और उस इंटरफेरेंस टाइटल वाली यूनिट के टॉपिक को लेते हुए आगे अपन आज के क्लास में बात करेंगे। तो ये हमारा डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कंपलसरी पेपर वेव एंड ऑप्टिक्स के यूनिट नंबर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसका टाइटल है ड्यूअल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट और यंग का द्विस्लिट प्रयोग या यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इससे पहले के क्लास में इस यूनिट को स्टार्ट करते समय हम लोगों ने आखिर ये इंटरफेरेंस होता क्या है, कैसे ये काम करता है और इसके लिए बेसिक शर्तें क्या होती हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि इंटरफेरेंस की परिभाषा देख ली थी। इंटरफेरेंस जब कंस्ट्रक्टिव या संपोषी बनेगा उसका क्या कंसेप्ट है, और डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण कब बनेगा उसकी क्या शर्त है, उन सब चीज़ों के बारे में देख लिया था। तो इंटरफेरेंस कहने का मतलब है कि जब दो मीडियम में दो लगभग समान आयाम और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स आगे ट्रेवल करती हैं तो उनके मध्य में सुपरपोजिशन होता है या फिर जिसको हम लोग अध्यारोपण कहते हैं। और उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप आगे मीडियम में वे कॉम्बाइन वेव के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो लाइट की इंटेंसिटी है कहीं पे मिनिमम कहीं पे मैक्सिमम होती है और इसी तरीके का लगातार पैटर्न हमको मिलता है जिसको हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे कि सोप बबल या फिर जो तेल की परत पानी पे बिखरी हुई रहती है जो कलरफुल दिखाई देती है, उसके पीछे का फिजिक्स ये इंटरफेरेंस है। तो आज हम लोग यंग और उसके बाद हम लोग ये जाने थे कि हमें इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए प्रकाश तरंगों का कला संबद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कला संबद्ध या कोहेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कोहेरेंट सोर्स इन द सेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स आर कांस्टेंट, कि उन दोनों के बीच फेज का जो डिफरेंस है, कला में जो परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके उनके मध्य में इंटरफेरेंस पॉसिबल हो सकता है। तो इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा और एक होता है आयाम के विभाजन द्वारा। तो अब हम तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा यंग ने जो तरंग जो चलती है, जो स्टार्टिंग वेव चलता है, उसको दो भागों में विभाजित करके उसको माध्यम में व्यतिकरण कराना तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा व्यतिकरण प्राप्त करना कहलाता है। तो सबसे पहले यंग ने इसको 1891 समथिंग में इस एक्सपेरिमेंट को डन किया था। उन्हीं के नाम पे ये डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डुअल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट बीएससी के प्रोस्पेक्टिव से अभी हमको एग्जाम ओरिएंटेड वे में हमें इसको यहाँ पर तैयार करना है। तो देखिए डायग्राम डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि लाइट वेव जो कि मोनोक्रोमेटिक होता है, मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब है कि एक वर्णीय प्रकाश, एक रंग का। तो जनरली हम लोग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश में पीले रंग के सोडियम लैंप का लाइट यूज करते हैं। तो उसको एक पतले स्लिट से गुजारा जाता है। स्लिट मतलब झिर्री बोलते हैं हिंदी में, या फिर पतला सा एक छिद्र जिससे लाइट वेव गुजरती है। और उसके ठीक सामने सेम आकृति का दो ठो स्लिट, दो समान दूरी पर, एक जैसे दूरी पर दो अलग अलग स्लिट्स होते हैं। तो यहाँ से जो वेव इस पे एंटर करती है, जो सिंगल स्लिट से एंटर करती है, वो यहाँ पे डुअल स्लिट पे एंटर करती है। ठीक, और इस डुअल स्लिट से निकलने के बाद ये जो तरंग यहाँ से आ रहा है उसका विभाजन हो जाता है दो स्लिट्स के अकॉर्डिंग, और यही यहाँ से निकलने वाली प्रकाश तरंगे माध्यम में आगे की ओर जाकर एक जगह पर सुपरपोजिशन करती हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। और आफ्टर द सुपरपोजिशन हमको पर्दे पर पैटर्न्स दिखाई देते हैं या फिर व्यतिकरण फ्रिंजे दिखाई देती हैं, जिसको अपन लोग जो स्क्रीन है वहां पे कलेक्ट करके इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस लाइट के इस बिहेवियर को स्टडी करके बहुत सारे मटेरियल्स के हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, और दूसरे ग्रहों या तारों से आने वाले लाइट को स्टडी करके उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा आगे डीप यूज तो है। तो व्यतिकरण फ्रिंजें फिर यहाँ पे पर्दे पे इकट्ठी कर लेते हैं। तो जहाँ पे संपोषी व्यतिकरण बनता है वहां पे ब्राइट कलर की आपको चमक वाली लाइन दिखाई देती है, और जहां पे विनाशी व्यतिकरण बनता है वहां पे डार्क कलर की लाइनें या फिर ब्लैकआउट कंप्लीट डार्क फ्रिंज दिखाई देता है। तो ये जो पट्टी पट्टी जैसा या इंटरवल के फॉर्म में ब्लैक व्हाइट या फिर जो भी कलर की लाइट है उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न या सेटअप मिलता है
उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज, बोलते हैं फ्रिंज का कॉम्बिनेशन। तो ब्राइट फ्रिंजें होती हैं और डार्क फ्रिंजें होती हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में लाइट की इंटेंसिटी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, यही घटना प्रकाश का व्यतिकरण है। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यंग ने जो किया था ये हो गया। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट काम करता है वो है तरंगाग्र का विभाजन। तो तरंग को दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो उसी को एक और आइडियल डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि देखिए ये सिंगल स्लिट है, यहाँ से ये वाला वेव जो जा रहा है वो इस सिंगल स्लिट से गुजरने के बाद इस तरह से मीडियम में आगे कवर आउट करेगा। ठीक, वो इस मीडियम पे कवर आउट करने के बाद इन दो स्लिट्स के पास पहुंचेगा और इन दो स्लिट्स से आगे की ओर वेव का ट्रेवल होगा, तरंग का। तो वेव का जो ट्रेवल होगा आगे की ओर, तो आप ध्यान देंगे कि जहां जहां पर ये डार्क डॉट बना हुआ है वो विनाशी व्यतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है, और जहां जहां पर रेड डॉट का कॉम्बिनेशन हुआ है सुपरपोजिशन के बाद वहां पे संपोषी व्यतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। और ये स्क्रीन है, इसी का पैटर्न इस स्क्रीन में यहाँ पर आपके पास छप जाता है और आपको इस तरह के पैटर्न के फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये तरंग के रूप में एक नोटेशन वाइज इस तरह का भी डायग्राम आप एक अपने आंसर को अच्छा करने के लिए बना सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है और ये एक डायग्राम है। हमको मैथमेटिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसके वेवलेंथ के डिपेंडेंसी और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के बेस पे एक फॉर्मूला डिराइव करके लेके आना है जो कि इसके फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्रेस करेगा, जिसका यूज हम आगे चल के न्यूमेरिकल में या फिर इंटरफेरोमीटर के जितने इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ेंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर, उन सब में इसका फिर अपन यूज करेंगे कि पर्टिकुलर बेसिक फॉर्मूले का, जो कि फ्रिंज विड्थ के बीच में या इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव के डिफरेंस के फॉर्म में जो निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए जो मटेरियल हम बनाते हैं, कंटेंट जो करते हैं, वो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ऐसा नहीं कह सकते। जब आप एक्सप्लेनेशन में हम मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के वर्ड भी यूज करते हैं, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स सूची कम है हमारे पास, और मेन पर्पस हमारा हिंदी में एक एनईपी के कंटेंट को प्रोवाइड कराना है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको अपने लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, तो बहुत हैवी चीज नहीं है ये। ठीक, कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बनाया जाए, तो सेम कंटेंट को फिर से री अपलोड करना, री रिकॉर्डिंग करना, उसके लिए टेक्निकल चीजें बनाना, उसको अपलोड करना टीडियस टास्क हो जाएगा। उससे बहुत कम मेहनत करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग इस नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये डायग्राम हुआ और ये सेटअप हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा ब्रीफ करना है आपको इस सेटअप को। तो थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के प्रायोगिक प्रदर्शन को किया। प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्ण मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, को एक संकीर्ण छिद्र जिसको स्लिट बोलते हैं एस पर से गुजारा। एस से कुछ दूरी पर दो संकीर्ण रेखाएं स्लिट्स जो कि S1 और S2 थी, जो कि कुछ दूरी पर स्थित हैं। दोनों स्लिट्स S1 S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगों के क्या के बाद अध्यारोपण के फलस्वरूप पर्दे पर हमें सेम विड्थ की, समान चौड़ाई की दीप्त मतलब ब्राइट और अदीप्त मतलब डार्क पट्टियां एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। इसे पैटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। तो ये इतना आप थोड़ा सा इसका वर्णन करेंगे अपने पेपर में। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है मैथमेटिकली कि इस फ्रिंज के बीच का डिफरेंस कितना होता है, क्या कैलकुलेशन आउट इसमें निकल के आएगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, आपको कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि यंग के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। What do you mean by the Young dual slit experiment? Find the expression for the width of the fringe. Okay, so this type of questions definitely आपके एग्जाम्स में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हमारा जो पर्पस है, मेन पर्पस है कि हमें व्यतिकरण फ्रिंजों के बीच में अंतराल ढूंढना है। व्यतिकरण फ्रिंजों के बीच में क्या स्पेसिंग होगी, क्या विड्थ होगा, वो ढूंढना है। तो एक डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके लिए थोड़ा सा फिर से सेटअप को समझें। आप ऊपर वाला डायग्राम अगर देखें तो यहाँ से सेटअप आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये सिंगल स्लिट है, यहाँ से लाइट वेव जो जाती है इस डुअल स्लिट, एक स्लिट यहाँ पर है और एक स्लिट यहाँ पर है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितना ले लिए हम लोग, 2d ले लिए हैं। ठीक, और ये केंद्र बिंदु है लाइट का। केंद्र बिंदु से ये वाला जो डिस्टेंस है ये पर्दा है, ये वाला स्क्रीन है, ये वाली लाइन जो है, मतलब पैटर्न हमको यहीं पर मिलेगा। तो केंद्र से पर्दे तक की दूरी कितनी है, d है। डिस्टेंस को d बोल दिए हम लोग। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को 2d से डिफाइन कर दिए हम लोग। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है। पहले आप इमेजिन करिए कि स्लिट 1 से अगर कोई लाइट वेव चलती है इस तरह से जो केंद्र पर मिलती है, और स्लिट S2 से अगर कोई लाइट वेव मिलती है और वो केंद्र पर मिलती है इस तरह से,
तो इन दोनों लाइट वेव का जो डिस्टेंस या लेंथ है दोनों बराबर है, मतलब S1O बोलूं मैं या S2O बोलूं, और दोनों ही कहां पर मिल रही हैं, केंद्र पर मिल रही है, मतलब केंद्र पर इन दोनों का क्या हो रहा है, अध्यारोपण हो रहा है। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। चित्र अनुसार एक मुख्य स्लिट से निकलने वाली प्रकाश तरंगे S1 और S2 से गुजरेंगी, जो कि समान फेज में रहेंगी। इस प्रकार S1 और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं, क्योंकि तरंगाग्र का विभाजन किए हैं हम लोग, यहाँ से जो तरंग चली थी उसको दो भाग में तोड़े हैं, तो इसीलिए इसको तरंगाग्र का विभाजन कहते हैं, मतलब मुख्य तरंगाग्र के विभाजन से जो प्राप्त होता है। ठीक, वी कंटेंट फ्रॉम दी मेन वेव फ्रंट मतलब तरंगाग्र के मध्य, और इसके मध्य अध्यारोपण होता है, जिससे कि पर्दे पर हमें व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न वी सीन ऑब्जर्व ऑन दी स्क्रीन। सो फाइनली हमें पता है कि S1 S2 के लंब अर्धक मतलब C से O तक का जो डिस्टेंस, ये यहां पर बिंदु O पर जो मिलता है, इस स्थिति में S1O और S2O, देखिए S1 से लेके O तक और S2 से O तक दोनों बराबर होगा। ठीक, क्योंकि बराबर डिस्टेंस है, और दोनों वेव अगर इस तरह से जाती हैं बीच में, तो यहाँ पे अध्यारोपित होकर यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण बनाएगी। संपोषी व्यतिकरण बनाएंगे मतलब सेंट्रलाइज्ड जो फ्रिंज होगा, पर्दे के केंद्र पर बनने वाला जो फ्रिंज होगा वो ब्राइट फ्रिंज होगा, चमकदार होगा। मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम था, दोनों में पाथ डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इस प्रकार बिंदु O पर दोनों तरंगों का पथांतर, पाथ डिफरेंस क्या है जी, शून्य है। मतलब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 है। और 0 की कंडीशन जब होती है तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। आगे मैं और इसको आपको डिस्कस करूंगा, जिससे कि बिंदु O पर दीप्त फ्रिंज बनती है, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनती है। अर्थात केंद्रीय फ्रिंज हमेशा इंटरफेरेंस पैटर्न में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है हमेशा क्या होता है जी, ब्राइट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स कि बताइए इंटरफेरेंस पैटर्न में केंद्रीय फ्रिंज क्या होता है और क्या ये हमेशा ब्राइट होता है, तो जी हाँ, ये हमेशा ही ब्राइट फ्रिंज आपको मिलता है। ठीक, तो ये कंडीशन हो गया। अब ये तो मैंने आपको बना के बताया डायग्राम, अब मैं इसे रिमूव करता हूं ये वाले हमारे लाइन को, ताकि आप सिचुएशन को समझे। तो मूल रूप से केंद्र पर बनने वाला जो फ्रिंज है वो तो डार्क है, सॉरी ब्राइट है। अब अगर मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि इस सेंट्रलाइज्ड पोजीशन से x दूरी पर कोई बिंदु यदि P है, उस बिंदु पर बनने वाले फ्रिंज का क्या है बिहेवियर, क्या है, किस तरह का बन रहा है, क्या इंटेंसिटी है, वहां पे क्या चीज है। तो O से x दूरी पर किसी पॉइंट P पर यदि मैं पता लगाना चाहता हूं कि फ्रिंज का क्या सेटअप है, तो वेव फ्रंट कैसे ट्रेवल करेगा। S1 से चलने वाला जो तरंगाग्र है, द्वितीयक तरंगाग्र, वो इस तरह से ट्रेवल करेगा, तो ऐसा ट्रेवल करके P तक पहुंचेगा। और S2 से जो ट्रेवल करेगा तरंगाग्र, वो इस तरह से P पर ट्रेवल करेगा। तो अब आप नॉर्मली ऑब्जर्व करिए कि S1P और S2P बराबर नहीं है। S2P ज्यादा दूरी चल रहा है और S1P कम दूरी चल रहा है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो अगर मैं ऐसा एक कंस्ट्रक्शन करूं, यहाँ पर ये वाला लंब यहाँ पर डालूं, तो आप अब देखेंगे कि S1A का एक मैंने लंब यहाँ पर डाला है, तो S1A से आगे दोनों तरंगाग्रों की लंबाई बराबर है, इसकी और इसकी। एक्स्ट्रा कितना है, ये एक्स्ट्रा है, S2A एक्स्ट्रा है मेरा। मतलब S2P जो है, S2A अगर मैं उसमें से हटा दूं तो फिर से वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में पथ का जो अंतर है, मतलब कितना एक्स्ट्रा ये वाला वेव फ्रंट चला, वो इतना है। तो इसी का मान मुझे निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे इस चीज को। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, S1 S2 2D है मेरा, C से O तक D डिस्टेंस है, OP मेरा X डिस्टेंस है। तो फाइनली यदि पर्दे पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि OP इज इक्वल टू X, S1 S2 से चलने वाली तरंगे बिंदु P पर जाने हैं तो अलग अलग दूरियां तय करेंगी, S1P और S2P। यहाँ पर तो दोनों बराबर था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दूरी है, S2P ज्यादा तय कर रहा है। अब हमें इन्हीं दोनों तरंगों के मध्य में पथों का अंतर का गणना करना है। तो वो कितना होगा जी, S2P माइनस S1P। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, परिवर्तन वैसे ही निकालते हैं, तो ये आपने लिख दिया। और यही डेल किसके बराबर है, S2P माइनस S1P किस अंतर के बराबर है, डायग्राम में S2A के बराबर है। अगर S2A की वैल्यू आपको पता चल गई, मतलब कितना फर्क था दोनों वेव्स के ट्रेवल आउट में, वो आपने पता लगा लेंगे। तो फिर S2P माइनस S1P इज इक्वल टू S2A अकॉर्डिंग टू डायग्राम। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ट्रायंगुलर पर्पस को यहाँ पे ध्यान देना है। अगर ये मिड पॉइंट है यहाँ पे इस कलर इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा बनता है इस अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, PCO में,
और सिमिलरली एक ट्राइंगल यहाँ पर हम लोग बनाए हैं S1AS2, उसमें एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। ठीक, ये एंगल बन रहा है क्योंकि वेव फ्रंट की चीजें यहाँ पर हैं, और एक एंगल PCO में एंगल यहाँ पे बन रहा है। एक चीज याद रखिएगा, कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर साइड होती है। तो एक ट्राइंगल S1S2A है और एक ट्राइंगल PCO है, ये दोनों समरूप है, दोनों ही एंगल समरूप एंगल है, एक ही जैसे रूप वाले हैं। ठीक, इधर से भी और इधर से भी। तो हमें समरूपता का नियम लगाना है इन दो ट्राइंगल पे। ठीक, तो उसको समझिएगा आगे। तो हम ले रहे हैं दोनों ट्राइंगल S1S2A एवं ट्राइंगल PCO दोनों समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है जी, कि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो कौन कौन सा ट्राइंगल लिया हूं मैं, S1S2A, एक तो ये है, और कौन सा ट्राइंगल लिया हूं मैं, PCO। तो देखिए संगत भुजाएं, तो इसका कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कौन है, S2A, इसका लंब, ठीक है, बटे उस वाले त्रिभुज का लंब कौन है, PO या OP के लंब के बराबर होगा। फिर इसका कर्ण S1S2A का कर्ण कौन है, S1S2, इसका कर्ण इसके कर्ण के अनुपात में रहेगा, वो क्या है, PC है, PC या फिर CP, ऐसा। तो ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो समरूपता की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, कौन कौन से त्रिभुज में लेना था, S1S2A और फिर PCO में। तो फाइनली ये दोनों सिचुएशन इस तरह से मिलेगा, उसी को हमने यहां पे लिखा है, ये देखिए। अब जो CP है, ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके S2A बटे S1S2, इसको यहां ले आए, इसको यहां ले गए, इज इक्वल टू OP बटे CP, ऐसे लिख लिए। अब ध्यान देंगे कि चूंकि S1S2 जो स्लिट है ना वो बहुत नजदीक रहता है, प्रैक्टिकली हम लोग जब देखें तो वो बहुत नजदीक रखना रहता है उसको। प्रैक्टिकली यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को बहुत कम रखना पड़ता है, और पर्दे की दूरी जो है ना उनके अनुपात में बहुत ज्यादा होती है, पर्दे की दूरी उनके अनुपात में बहुत अधिक होती है। तो उस कंडीशन में हमारा जो CP है वो CO के बराबर ही होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये जो CP यहां से यहां तक की दूरी CP आप ले रहे हैं वो लगभग CO के बराबर ही है, क्योंकि ये S1S2 बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता, लगभग एकदम उनके बीच में माइनर ऑफ डिस्टेंस रहता है। ठीक, तो CP इज इक्वल टू CO का कंडीशन है हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने ये माना कि चूंकि S1S2 बहुत नजदीक है तथा दूरी CD भी बहुत अधिक है, इस स्थिति में CP बराबर CO होता है। तो इस इक्वेशन में CP की जगह हम क्या पुट कर देंगे, CO। अब मुझे जो जो चीज पता था मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। S2A तो वो पथांतर है जिसको मैं खोज रहा हूं, निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑफ विड्थ। S1S2 के बीच का विड्थ मेरे को पता है 2D है, O से P मतलब बिंदु O से P तक की दूरी X है, और C से O पर्दे की दूरी है जिसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम में आप देख लीजिए, S1S2 2D है, C से O D है, और O से P क्या है, X है, और S2A तो वही डिफरेंस है जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा पार्ट डिफरेंस है। तो S2A की वैल्यू अब हमको टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में मिल गई यहाँ से। तो यहाँ से अगर पक्षांतर वगैरह कर लेंगे अपन, तो S2A इज इक्वल टू, या फिर उसी को पथांतर आप बोलोगे, 2D बटे D इंटू X, या फिर इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में लिख लूंगा कि पथांतर डेल इज इक्वल टू 2D बाई D इंटू X। ये एक सिचुएशनल यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग पथांतर का समीकरण निकला। अब इस पे हमको सिचुएशन लगाना है कि कब ये संपोषी व्यतिकरण बनाएगा और कब ये विनाशी व्यतिकरण बनाएगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या फिर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होता है, तो इससे जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने अध्यारोपण के सिद्धांत को स्टडी जब किया था तो हमने एक चीज निकाल के लेके आई थी कि डेल इज इक्वल टू n लैम्डा जहां जहां होता है वहां वहां पर तीव्रता क्या होती है जी, अधिक होती है। मतलब पथांतर जहां जहां डेल इज इक्वल टू n लैम्डा बनता है वहां वहां पर संपोषी व्यतिकरण बनता है। ये याद करके चलना है आपको, मैंने कहा था पिछले क्लास में ये चीज था हमारे पास। तो यहीं पे अब हम इस सिचुएशन को लगाएंगे कि डेल इज इक्वल टू n लैम्डा व्हेन अवर देन वी कंटेंट और वी गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और संपोषी व्यतिकरण। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 3 में डेल के जगह हम n लैम्डा पुट करेंगे। तो फाइनली ब्राइट फ्रिंज जो संपोषी व्यतिकरण का सिचुएशन, यदि तब एनवी फ्रिंज की स्थिति समीकरण 3 से क्या मिलेगा,
डेल के जगह n लैम्डा इज इक्वल टू 2d बाई डी एक्स था, तो x की जगह अब nवी फ्रिंज ले रहा हूं, इसलिए xn सफिक्स लगा दूंगा। तो फिर फाइनली xn का मान n लैम्डा d बटे 2d। तो ये जो समीकरण निकल के आया ये यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दीप्त फ्रिंज की स्थिति को बताता है। सिमिलरली पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज या फिर विनाशी व्यतिकरण की स्थिति क्या होता है, तो फिर बध्यारोपण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि जहां पर डेल इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है वहां पर आपका विनाशी व्यतिकरण बनेगा। अब यहाँ पर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 क्यों ले लिए हैं, वहां पर तो 2n प्लस 1 लिए थे, ऐसा भी कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है। जैसे अगर मैं लिखूं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा जी, लैम्डा बाई 2। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा जी, 3 लैम्डा बाई 2। n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर कितना मिलेगा, 5 लैम्डा बाई 2। तो ये विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। बट हमने यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जाना कि सेंट्रल फ्रिंज जो होता है n इज इक्वल टू 0 का फ्रिंज होता है वो हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है, ब्राइट ही मिलेगा हमेशा। इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल फ्रिंज हमेशा क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। तो हमें n इज इक्वल टू 0 को छोड़ना है यहाँ पर, वो डार्क फ्रिंज की कंडीशन में नहीं है, तो n इज इक्वल टू 1 से शुरू होना चाहिए और ये सिचुएशन फॉलो अप होना चाहिए। तो फिर कैसे लेंगे, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब यदि इसमें अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो आपको लैम्डा बाई 2 मिलेगा। अब इसमें अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा एंड सो ऑन। So finally, for the destructive interference or for the dark fringe positions, we know from the सुपरपोजिशन थ्योरम विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगा। 2n माइनस 1 वाई, बिकॉज यहां पर n इज इक्वल टू 0 को परमानेंटली संपोषी व्यतिकरण के लिए दे दिए हैं अपन, ठीक, क्योंकि इसमें 0 का कंसेप्ट नहीं। तो ऐसा करने के बाद अब फिर से डेल इज इक्वल टू क्या निकल के आया था मेरा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में 2d बटे डी इंटू एक्स। तो nवे फ्रिंज के लिए यदि डार्क फ्रिंज के अकॉर्डिंग यदि हम लोग सफिक्स यूज करें, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज के अकॉर्डिंग यहां पर सफिक्स यूज करें तो फिर क्या मिलेगा, ये देखिए, तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इस तरफ था, xn डेस लिख देंगे, डेस किसके लिए लिख देंगे, डार्क फ्रिंज के लिए, 2d बाई डी। और फाइनली xn डेस का मान निकालना है अगर मेरे को, तो यहाँ पर सिर्फ 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा और xn डेस का मान निकालना है तो ये मिल जाएगा। तो ये मेरे को मिल गया डार्क फ्रिंज की पोजीशन या विनाशी व्यतिकरण की स्थिति तरंग दैर्ध्य, पर्दे से दूरी, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी और क्रम के पदों में। तो यंग के ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की स्थिति दर्शाने वाले फॉर्मूले को हमने डिराइव कर लिया। अब मेन जो पूछता है कि फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, वो बताइए। तो फ्रिंज चौड़ाई हमको निकालना है तो किसको बोलते हैं उसको समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रिंज विड्थ मतलब होता क्या है कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों, ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी या फिर किन्हीं दो अदीप्त या डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो मतलब सिंपल कंसेप्ट है कि दो डार्क के बीच का डिस्टेंस पता लगा लीजिए या दो फिर ब्राइट के बीच का डिस्टेंस पता कर लीजिए। जैसे हम लोग वेव्स में देखते हैं दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी या दो क्रमागत क्रस्ट के फ्रॉग के बीच की दूरी या क्रस्ट के बीच की दूरी, तो वैसे ही है। तो पैटर्न्स जो बना था यहाँ पर, ठीक, अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा उसके बीच के अकॉर्डिंग है। तो मान लीजिए मैं एनवी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी निकालना चाहता हूं, तो एनवी का फॉर्मूला मेरे को पता है और n+1 का अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये फॉर्मूला nवे ब्राइट फ्रिंज का है। तो n+1वे फ्रिंज के लिए कैसे लिखूंगा, जस्ट n की जगह n+1 लिख दूंगा और इन दोनों के बीच का अगर मैं माइनस करूं फ्रिंज चौड़ाई के अकॉर्डिंग, ये देखिए, तो बीटा या फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा, xn+1 माइनस xn। तो xn+1 कितना आया था, n+1 लैम्डा डी बाई 2d माइनस n लैम्डा डी बाई 2d, और दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा का मान लैम्डा डी बाई 2d। सिमिलरली डार्क फ्रिंजों के बीच की अगर चौड़ाई में निकालना चाहता हूं तो अगर डार्क फ्रिंज के लिए xn डैश और xn डैश n+1 डैश निकालूं तो फिर ये xn डैश का मान है, ये निकाले थे अभी हम लोग। तो सिमिलरली उसका n+1 टर्म क्या हो जाएगा, n की जगह n+1 रख देंगे आप, तो n+1 माइनस 1/2 या फिर इसको n+1/2 लैम्डा डी बाई 2d ऐसा लिखेंगे। और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है बीटा, तो xn+1 डैश माइनस xn डैश,
वैल्यूज पुट कर देंगे आप और फाइनली जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये भी लैम्डा डी बाई 2d मिलता है। मतलब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों का विड्थ एक जैसे होता है, बराबर होता है। इसको भी कैलकुलेट किए तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d आया, और इसको भी कैलकुलेट किए तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d आया। मतलब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों के ही कंडीशन में आपकी विड्थ कितनी है, एक जैसी है। तो कंक्लूजन क्या होगा इसमें, कंक्लूजन क्या निकल के आता है हमारा, ये कि किन्हीं दो क्रमागत, चाहे आप ब्राइट फ्रिंज ले लीजिए या फिर डार्क फ्रिंज ले लीजिए, उनके बीच की दूरी n का जो क्रम पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई एक समान होती है। और कितनी होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बटे 2d। तो ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब ये व्यतिकरण की निर्भरता किस पे निर्भर करती है, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान किस पे निर्भर करता है जी, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ये दिख रहा है फॉर्मूले में, पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है, S1 S2 के बीच की दूरी 2d पर निर्भर करता है। व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट देखने के लिए बीटा का मान जितना अधिक होगा उतना अच्छा होता है। मतलब एक नेसेसरी कंडीशंस है कि अगर आप एक इंटरफेरेंस पैटर्न्स को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं तो बीटा का मान ज्यादा होना चाहिए, मतलब फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी भी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d है, और दो डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी भी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d है। तो ये उस पैटर्न के तौर पे उस डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब फ्रिंज चौड़ाई का मान तब ज्यादा होगा जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश कौन सा होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक। बट रेड कलर का लाइट हम लोग यूज नहीं करते। रेड के बाद सबसे बड़े तरंग दैर्ध्य के पदों में जब आते हैं तो धीरे धीरे आते आते सोडियम लैंप या पीले रंग की लाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो पीले रंग की लाइट का यूज हम लोग इंटरफेरेंस यंग के ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। और मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए ना, एक ही रंग का होना चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तो येलो रंग वहां पे यूज करते हैं। बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब पर्दे की दूरी जो है अधिक होनी चाहिए, लेकिन इसका भी एक लिमिट है, आप बहुत ज्यादा दूर पे पर्दे को नहीं रख सकते। और क्या चीज है कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/2d, मतलब दोनों स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो जितना ज्यादा रहेगा फ्रिंज चौड़ाई उतना ही कम होगा। मतलब दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को जितना कम रखेंगे आप, S1 और S2 के बीच की दूरी को जितना कम रखेंगे बीटा उतना ज्यादा होगा। लेकिन ये भी एक लिमिट तक पॉसिबल नहीं है कि दो स्लिटों को बहुत नजदीक रखा जाए। तो ये वो सिचुएशंस हैं जो कि जिसके लिए आपकी व्यतिकरण की जो मान है या फ्रिंज चौड़ाई का जो वैल्यू बीटा है वो निर्भर करता है। अब व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, ये पूछता है परीक्षा में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, थ्योरी क्वेश्चंस में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि व्यतिकरण के लिए बेसिक क्या क्या कंडीशंस हैं। तो ये कुछ तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग है कि दोनों तरंगों के मध्य कालांतर, फेज डिफरेंस, टाइम के साथ क्या होना चाहिए जी, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब उसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कला संबद्धता, कोहेरेंसी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि व्यतिकरण होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। दूसरा, दोनों प्रकाश स्रोतों से समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे उत्सर्जित होनी चाहिए। मतलब समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे, मतलब एक ही रंग का, येलो है तो येलो, व्हाइट है तो व्हाइट, रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, इस तरह की चीजें, ठीक। तीसरा पॉइंट जरूरी है कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d का पालन होना चाहिए। कहने का मतलब ये तीनों सिचुएशन अच्छे से लागू होना चाहिए। और दोनों व्यतिकारी तरंगों के आयाम A1 और A2 बिल्कुल समान या फिर लगभग समान होने चाहिए, तभी तो आप संपोषी व्यतिकरण A1 प्लस A2 और विनाशी व्यतिकरण A1 माइनस A2 प्राप्त करते हैं सुपरपोजिशन से। तो ये लगभग समान या एकदम थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ होना चाहिए, ठीक। तो और दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, एक वर्णीय होने चाहिए, एक ही कलर के होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक शर्तें हैं जो कभी कभी पूछता है। इस पे और क्या चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट ना, लैम्डा डी बटे 2d पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपको फिजिक्स पे, तो इस पे भी चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्लास पे। आज आयाम के विभाजन, तरंगाग्र के विभाजन से यंग के ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा व्यतिकरण की घटना को हमने पढ़ा है। व्यतिकरण की घटना के अकॉर्डिंग फ्रिंज की चौड़ाई और डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजों के पोजीशंस के लिए हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं। जैसे ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है, वैसे डार्क फ्रिंज के लिए। और पैटर्न्स कैसे बनेगा और उसको कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिक कंडीशंस के को पुट करके यहाँ पे सॉल्व किए हैं। बेसिक कंडीशन मतलब डेल इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डेल इज इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2 इज आवर
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम वाले क्लास में हमने सीखा था ये चीज, उसको अप्लाई करके आज हमने फॉर्मूले डिराइव किए। तो ये रहा यंग का डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको आपको अच्छे से रेडी करना है अपने एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल भी पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। और चूंकि व्यतिकरण होने के लिए जो तरीके हैं कि तरंगाग्र का विभाजन और आयाम का विभाजन, तो तरंगाग्र का जो विभाजन है वेव फ्रंट के डिस्ट्रीब्यूशन से इंटरफेरेंस प्राप्त करने के जो तरीके हैं, उसमें पहला आता है यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आज कर लिया हमने। दूसरा है आपका फ्रेनेल का प्रिज्म, जो कि थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। थ्योरी प्रिज्म में जब आप अपने लैब में देखेंगे तो वहां से समझ में आएगा, इसलिए थ्योरी एग्जाम में ये आने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं। और तीसरा एक होता है लॉयड का दर्पण, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट तीसरा तरीका होता है तरंगाग्र को बांटने के लिए लॉयड का दर्पण, तो ये भी थ्योरी है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। फ्रेनेल प्रिज्म के द्वारा व्यतिकरण प्राप्त करना में भी आप लोग प्रैक्टिकल अपने लैब में करोगे, तो वो प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, तो थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगा। तो तरंगाग्र के विभाजन से अगर कोई क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर बनता है तो वो है हमारा यंग का डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उससे निकलने वाला जो फ्रिंजों की विड्थ और चौड़ाई का व्यंजक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आयाम के विभाजन से व्यतिकरण को जानेंगे कि आयाम को कैसे पलटा जाता है, कैसे बदला जाता है, और कैसे आयाम को दो भागों में बदलकर हम पतली फिल्मों से, ये जो सोप बबल का जो सिस्टम आप देखते हैं, जो तेल में पानी की परत आप लोग देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे इंटरफेरेंस वगैरह हम लोग प्राप्त करते हैं। वो ये तो पर्दे पे प्राप्त होने वाला व्यतिकरण था। अब वो जो पानी की पे तेल वगैरह का जो सिचुएशन है, वो कैसे डन आउट होता है, उसको डीपली सीखने के लिए आयाम का विभाजन अपन जानेंगे। उसके लिए स्टोक्स का थ्योरम अंडरस्टैंड करेंगे, और पतली फिल्मों से कैसे व्यतिकरण होता है, चाहे वो इंक्लिनाइजेशन फॉर्म में रहे या फिर सीधे फॉर्म में रहे, उस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगले क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के थ्रू इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार करके रखिए, यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इस चीज को। कुछ न्यूमेरिकल्स आप इसमें जरूर देखेंगे, ठीक। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d पे बेस्ड है, क्योंकि वो एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक। इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अब हम लोग आगे हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 2 को बढ़ाते हुए अगले सेक्शन में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स के टॉपिक को लेते हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू।